So, hello Hasik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सिंपल इक्वेशन। तो बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और हर कोई काम जब किया करो तो इंटरेस्ट लेके करना चाहिए, तभी वो और मज़ेदार बनता है। ठीक है, यदि उसको थोड़ा सा बोरिंग लेके चलोगे तो खुद भी बोरिंग होगे और वो चैप्टर बहुत दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो काम को जब इंटरेस्टिंग वे में लोगे तो वो जल्दी खत्म होगा और मजा भी आया करने में और कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मैथ्स में तुम ये हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं और तुम्हारा इस बार रवैया मैथ्स में थोड़ा सा कम अच्छा है। बाकी सब सब्जेक्ट में ठीक है, मैथ्स में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट ले रहे हो, तो ऐसा ना करो भाई, मैथ्स छोड़नी नहीं है। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपना। ठीक है, तो चलते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं अपने सिंपल इक्वेशन में। देखते हैं क्या 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 चीजें हैं, आ जाते हैं फटाफट। ठीक है, आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक अपने सामने आ रहा है सेटिंग अप एन इक्वेशन। फुल कंसंट्रेशन भाई साहब यहां पर चाहिए। सेटिंग अप एन इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन को सेटअप करना, इक्वेशन को बनाना। तो सबसे पहली बात उठती है कि सर ये इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब तुमको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि इक्वेशन होता क्या है। तो इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसी बातचीत होती है जिसमें इक्वल का साइन दिख जाए तुम्हें। क्लियर भाई, एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन मतलब बातचीत, एक ऐसी बातचीत जिसमें इक्वल टू का साइन तुमको दिख जाए। मतलब कुछ इस तरीके से दिख जा रहा है x + 8 = 3। तो ये हमारा इक्वेशन है। x - 3 = 1, ये तुम्हारा इक्वेशन है। x + 4 = 0, ये तुम्हारा इक्वेशन है। लेकिन अगर सिर्फ तुमको दिया है y - 3, आगे इक्वल टू करके कुछ नहीं लिखा है, तो ये तुम्हारा इक्वेशन नहीं है। इतनी बात तो सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो ये सब क्या है, इक्वेशन है। सॉरी, लास्ट वाले को छोड़ करके ये सभी क्या है, इक्वेशन है। इन्हीं को हमें सेटअप करना है। हमको कुछ लैंग्वेज के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा और उससे हमें इन इक्वेशन को बनाना है। ठीक है भाई, तो आज हम लोग ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है। एग्जाम्पल 3, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन। कह रहे हैं एग्जाम्पल 3 हमारे सामने है। इस सिचुएशन को कंसीडर करके क्या करो, एक सेटअप करो इक्वेशन को। अब इक्वेशन क्या सिचुएशन है, बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। राजूज फादर्स एज इज 5 years मोर देन, राजू के फादर की एज 5 साल ज्यादा है। 5 साल 5 years मोर देन 3 times राजूज एज। मतलब राजू के एज का 3 times का 5 ज्यादा है उसके पिताजी की एज। राजूज फादर इज 44 years old। पहली सिचुएशन तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में दी गई कि राजू के जो पिताजी हैं वो राजू के एज से 3 times से 5 ज्यादा है। एक इक्वेशन ये दी गई, इसको अभी बहुत अच्छे से हम लोग सेटअप करना सीखेंगे कह क्या रहा है आखिर। और दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि राजू के पापा की एज 44 years old है। सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज। हमको क्या करना है, राजू के एज को फाइंड करना है। तो जिसकी एज कहे फाइंड करने के लिए, कह रहे हैं ना सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज। राजू के एज को फाइंड करना है, तो जिसका भी क्वेश्चन में जिसकी भी एज फाइंड करने के लिए कहे, उसकी एज को हम क्या कर लेते हैं, कोई अजम्पशन कर लेते हैं कि इसकी एज इतनी होगी। लेकिन ध्यान रखना, एजम्पशन कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेंगे, हम यहां पर एक वेरिएबल लेंगे। समझ में आ रहा है ना। कांस्टेंट वेरिएबल का फर्स्ट क्लास में तुमको बताया था। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है। तो यहां पर हम राजू की एज को वेरिएबल फॉर्म में लेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ फिक्स एज नहीं मालूम है। तो यहां पे लिख देंगे लेट दी राजूज एज बी। अब तुम बताओ क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, तो हम यहां पर x ले लें। राजू के एज क्या है, x है।
समझ रहे हो ना भाई? राजू की एज क्या है? x है, x साल है। ठीक है, हम यहां x क्यों लिए? क्यों हम राजू की एज को लेट किए? तो हम तुम्हें ट्रिक बता रहे हैं कि जिसकी एज कहे निकालने के लिए, कह रहे ना सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजू एज, तो जिसकी भी कहे उसको तुम्हें x सेलेक्ट कर लेना है पहले, सिंपल सा। ठीक है, अभी सिर्फ इतनी नॉलेज रखो कि जिसकी एज कहे उसको तुम लेट करके x लिख देना। ठीक, अब वापस से क्वेश्चन पर आओ। राजू फादर, राजू के फादर की एज कितनी है? सिचुएशन 1, पहला स्टेटमेंट पढ़ो तो राजू के पापा की एज 5 साल ज्यादा है, 3 टाइम्स राजूज एज। तो हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर राजूज फादर्स एज इज, राजू के पापा क्या एज है? 5 साल, 5 years मोर देन, 5 years मोर देन, तो 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ राजू एज, 3 टाइम्स ऑफ राजू एज, यही तो दिया है ना इक्वेशन में। राजूज फादर एज इज 5 years मोर देन 3 टाइम्स राजू एज, तो 5 years मोर देन 5 प्लस हो जाएगा, और 3 टाइम्स ऑफ राजू एज, राजू की एज को हमने x लेट किया है। क्यों लेट किया है? क्योंकि लास्ट में दिया हुआ था कि राजू की एज बताओ, जिसकी एज कहेगा उसी को x मान लेंगे, तो यहां पर 3x हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम 80 क्यों लिख देंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू के पापा की एज कितनी है? 44 इयर्स, अगले इक्वेशन में दिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजूज फादर्स एज इज 44 इयर्स, राजू के पापा की एज 44 इयर्स है। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है 5 + 3x, ये किसकी एज बता रहा है? राजू के पापा की एज बता रहा है। ठीक है, उसी बता रहा है ना भाई, 5 + 3x किसकी एज बता रहा है? राजू के पापा की एज। 44 इयर्स किसकी एज दी गई है? राजू के पापा की दी गई है कि नहीं दी गई है? इसमें राजू की एज कुछ नहीं दी गई है, राजू की एज तो x है। हम कह रहे हैं ये 5 + 3x दिया है, ये राजू के पापा की एज है, और ये 44 इयर्स भी राजू के पापा की एज है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर therefore 5 + 3x equals to 44, 5 + 3x equals to 44। ये राजू के पिताजी की एज है और ये भी राजू के पिताजी की एज है, दोनों भाई इक्वल ही तो होगा। ठीक है, एक को थोड़ा सा इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है और एक को कांस्टेंट के फॉर्म में दिया गया है। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा बस यहीं तक छोड़ देना है, यहां पर x की वैल्यू तुम्हें नहीं निकालनी, राजू की एज निकाली नहीं है, बस तुम्हें क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करके रख देना है। लिखा है ना सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड राजूज एज, तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, बस काम हमारा खत्म हुआ। ठीक है, 5 + 3x equals to 44 ला करके छोड़ दो। ठीक है, समझ में आ रही बात क्या कह रहे हैं ना? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया, इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं भाई साहब तुम्हें। यहां पे कुछ लिखोगे, कुछ मत लिखो, बस लास्ट में इतना छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 4, ये भी उसी तरीके से है। A shopkeeper sells mangoes in 2 type of boxes, one small and one large। जो हमारे भाई साहब शॉपकीपर हैं, ये क्या कर रहे हैं? 2 तरीके के बॉक्स में मैंगोज बेच रहे हैं। मैंगोज का सीजन है, तो 2 तरीके का डब्बा है इनका, एक है छोटा डब्बा और एक है बड़ा डब्बा। ठीक है, A large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes। बहुत ध्यान समझो, इस लाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी कि ये जो बड़ा सा डब्बा है उसमें 8 छोटे डिब्बे और प्लस 8 छोटे डिब्बे के मैंगोज प्लस 4 लूज मैंगोज आ जाते हैं। एक बड़े डिब्बे में 8 छोटे डिब्बे और प्लस 4 लूज मैंगोज, मतलब 4 क्या है? लूज मैंगोज, 4 ऐसे ही मैंगोज रख दिए जाते हैं, तब हमारा बड़ा डब्बा भर जाता है।
Set up an equation which gives the number of mangoes in each small box. In each small box, the number of mangoes in a large box is given to be 100. अब देखो हम किसको लेट करेंगे, ये कहां से जानेंगे? तो यहां से देखो क्या लिखा है, सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। हमको स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज हैं उसका सेटअप करना है इक्वेशन। तो जिसका इक्वेशन सेटअप करने के लिए बोले उसी को हमें लेट कर लेना है, उसी को हमें कोई वेरिएबल फॉर्म में सपोज कर लेना है। तो हम यहां लिख देंगे लेट अस टेक द नंबर ऑफ मैंगोज, टेक द नंबर, ये नो नहीं है, नंबर है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स। स्मॉल बॉक्स में जो नंबर ऑफ मैंगोज क्या है, कोई भी वेरिएबल लेट कर लो, एक्स वाई जेड, तो हमको सबसे अच्छा एक्स ही लगता है, तो एक्स ही लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स। अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप ऑफ बॉक्सेस। कहानी क्या थी, जो हमारा शॉपकीपर है भाई साहब, वो 2 तरीके के डब्बे में मैंगोज को सेल करता है, एक छोटा एक बड़ा। हम कहे ठीक है भाई, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है। अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4 लूज मैंगोज। एक बड़े डब्बे में 8 छोटे छोटे डिब्बे के मैंगोज आते हैं प्लस 4 तो ऐसे ही लूज मैंगोज को डब्बे में भर के नहीं रखते हैं। ठीक है, एक बड़े डब्बे में इतनी कहानी होती है। ठीक है, सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। जिसका इक्वेशन सेटअप करने के लिए बोलेगा उसी को हमें लेट करना है, उसी को हमें एक वेरिएबल दे देना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, यहां पर राजू की एज एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा, तो लेट द राजूज एज बी एक्स, राजू की एज को हमने एक्स मान लिया। यहां पर छोटे डब्बे की बात कर रहा है, सेट अप एन इक्वेशन विच गिव्स द नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच स्मॉल बॉक्स। देखो कहानी को हम कई बार तुमको इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाए कि किसको लेट करना है, बड़े डब्बे को कि छोटे डब्बे को। तो जिसका इक्वेशन सेटअप करने के लिए बोले उसको ही लेट करना है। और यहां पर तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, हमें x पसंद है तो हम x लेट कर रहे हैं, तुमको y पसंद है तुम y लेट करना, z तो z या abc कुछ भी, लेकिन करना वेरिएबल ही यहां पर, क्योंकि अभी हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता है कि छोटे डब्बे में कितने नंबर ऑफ मैंगोज आ रहे हैं। ठीक है, अब इतनी कहानी हो गई कि लेट अस टेक द नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू x। ठीक है, अब कहानी पे वापस पे आते हैं। अब ये आला देखो, अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4 लूज मैंगोज। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स। लार्ज बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज आ रहे हैं, 8x प्लस 4। कह दो सर जी कैसे जान गए भाई, तो यहां देखो लिखा है ना, अ लार्ज बॉक्स कंटेन्स एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस। एक लार्ज बॉक्स में 8 छोटे छोटे डब्बे आ रहे हैं, तो एक छोटे डिब्बे में x नंबर मैंगोज हैं, तो 8 डब्बे में कितने होंगे, 8x होंगे। भाई एक डब्बे में 2 मैंगो हैं, तो 8 डब्बे में 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे ना, 8 2 16 करेंगे। तो उसी तरीके से हम यहां पर 8x कर दिए हैं, लिखा है ना एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस, तो 8x प्लस 4 कर दिए, क्योंकि 4 क्या है तुम्हारे लूज मैंगोज हैं। अब ये भी लास्ट में दिया है कि नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स, जो लार्ज बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ मैंगोज है वो 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मैंगोज, ये 80 क्यों कंफ्यूज होना कि ये क्या चीज लिख दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार नंबर ऑफ मैंगोज इन
लार्ज बॉक्स equals to 100, therefore 8x plus 4 equals to 100। इस तरीके से हमारा इक्वेशन सेटअप हो जाएगा। जहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स कितने हैं। लेकिन वो हमें निकालना नहीं है अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सेटअप करना है। अभी आगे चलोगे, अगली स्लाइड में चलोगे, तब x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हमें बताना पड़ेगा कि स्मॉल बॉक्स में कितने नंबर ऑफ मैंगोज हैं, लेकिन अभी यहाँ के लिए सिर्फ कितना है। ठीक है, समझ गए भाई। ये इक्वेशन निकल आया, ये कहाँ से निकला? जो क्वेश्चन में दिया था वहां से। ये कहाँ से निकल आया? ये भी क्वेश्चन में दिया था। अब ये दोनों चीज एक ही तो है, नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स, नंबर ऑफ मैंगोज इन लार्ज बॉक्स, तो दोनों को हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो 8x + 4 = 100। इस तरीके से कहानी हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो तुम्हारे एक्सरसाइज फर्स्ट में है, 4.1 में है, वो यही सब चीजें हैं। जैसे इरफान सेज, यहां पर हमको इक्वेशन ही सेटअप करना है। सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इरफान सेज, बहुत ध्यान सुनो, एक क्वेश्चन यहां बताएंगे। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स। यहां पर हमें परमित के मार्बल्स बताने हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है? परमित के मार्बल बताने हैं। तो यहां लिखा है ना, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। ठीक है, यहां पर आगे क्वेश्चन को बढ़ा दो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाए। सेटअप एन इक्वेशन, सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड द परमिट्स मार्बल। परमिट्स मार्बल, परमिट्स के पास कितने मार्बल हैं ये बताना है। इसी तरीके से यहां पर सेटअप एन इक्वेशन, सेटअप एन इक्वेशन EQ लिख दिए हैं टू फाइंड लक्ष्मी एज। तो जिसकी एज कह रहा है फाइंड करने की, उसी को लेट करना है। सेटअप एन equation to find the lowest score, lowest score। set up an equation to find the base angle, बेस एंगल। इस तरीके से 4 क्वेश्चन यहां पर दिए। एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला तुम्हें बता देते हैं। क्या दिया है? इरफान सेज, इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। परमित के पास जितना है उसका 5 टाइम्स प्लस 7 इरफान के पास है। और दूसरा बात कह रहा है इरफान हैज 37 मार्बल्स। और हमें क्या करना है? सेटअप एन इक्वेशन टू फाइंड द परमित मार्बल। परमित के मार्बल को फाइंड करने का हमें इक्वेशन सेटअप करना है। यहां पर कह रहे हैं इस बार x मत लेट करना, यहां पर m लेट कर लो कि परमित के पास m मार्बल है। देखो यहां पर हिंट अगर दे दिया है तो हमें वही यूज करना है। तो यहां पे लिख देंगे लेट अस टेक द नंबर ऑफ, ये नो नहीं नंबर है। ठीक है, जैसे तुम सॉल्यूशन को सॉल्व बोलते हो, SOL सॉल्व, अरे लिखो भले इस तरीके से SOL के बाद डॉट, लेकिन सॉल्यूशन बोलते समय इसको सॉल्यूशन बोलो यार। ठीक है, इसको सॉल्व बोल देते हो, सोल बोल देते हो, तो ये सब गलत है। इसको नो बोल दोगे नहीं। अगर ऐसी दिक्कत है तो पूरा नंबर लिखा करो, NUMBER। ठीक है, तो लेट अस टेक द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, P कैपिटल रहेगा भाई, परमिट्स मार्बल इक्वल्स टू m। परमिट के मार्बल कितने हैं? m है। यहां पर क्वेश्चन में दे दिया था तो इस वजह से हमने m लेट किया है। यहां पर तुम कोई और वेरिएबल नहीं ले सकते हो क्योंकि यहां पर दिया हुआ है कि m ही लेना भाई। ठीक है, तो m कह दिया तो m ही ले लेते हैं। कुछ ना दिया होता तो फिर हम x y z कुछ भी ले लेते हैं। तो लेट अस टेक द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल इक्वल्स टू m। अब जो पहली सिचुएशन कह रहा है, इरफान क्या कह रहा है?
इरफान सेज दैट ही हैज, तो नंबर ऑफ मार्बल्स, अगला क्वेश्चन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल, नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल, इरफान के पास कितने मार्बल हैं, तो क्या दे रहा है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन, 7 मार्बल मोर देन मतलब 7 प्लस, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज, तो 5m हो जाएगा, 5 टाइम्स कह दिया तो 5 मल्टीप्लाइड बाई m, ये 5m क्या है, 5 और m के बीच में कौन सा साइन है, कैसा रिलेशन है, तो जहां कोई रिलेशन ना दिख रहा हो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। बता दें भाई साहब, कोई दो नंबर एक दूसरे से जुड़ते हैं, कोई दो इंसान जुड़ते हैं, बिना किसी रिश्ते के जुड़ते नहीं, उनके बीच में कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, ठीक है, बिना रिश्तेदारी के लोग अनजान रहते हैं, वैसे तो अनजान है, ठीक है, लेकिन अगर साथ में आए तो फिर कोई ना कोई रिश्ता वहां पे बनता है, चाचा दादा नाना फूफा बुआ, ठीक है। तो 7 + 5m ये कहां से लिखे, क्वेश्चन में दिया है भाई, ऐसा नहीं हमारा मन था हम 7 + 5m लिख दिए, क्वेश्चन में दिया था कि इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द परमित मार्बल है, तो 7 + 5m तो लिखेंगे। दूसरी क्वेश्चन, दूसरी सिचुएशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इरफान हैज नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल, इरफान के पास कितने मार्बल हैं, उसके बाद दिया हुआ है 37, नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल इक्वल्स टू 37, देयरफॉर इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे, 7 + 5m इक्वल्स टू 37, हमारा काम जो होगा खत्म हुआ, इक्वेशन हमने सेटअप करके दे दी, बस काम खत्म। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अब 3 क्वेश्चन में तुम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, अपनी नॉलेज लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं सॉल्विंग एन इक्वेशन, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन को सेटअप किया, अब तुम फिर से इंटरेस्ट लो भाई साहब, ये नहीं कि अरे सर ये एक टॉपिक और बढ़ाएंगे क्या, ये सब नहीं भाई, ठीक है, तुम कहो सर ये एक टॉपिक और पढ़ाइए, हमें पढ़ना है, हमें नॉलेज गेन करनी है, तभी तो इस देश का हम कुछ कर पाएंगे ना, वरना देश का हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक, तो देश के लिए कुछ करना है तो पढ़ाई करनी है, ठीक है, नॉलेज गेन करनी है। तो अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन को सेटअप किया, इक्वेशन को बनाया, अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मतलब जो अभी तक हम लोगों ने यहां तक ला करके छोड़ दिया ना, 7 + 5m = 37, अब हमको m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि m लेट तो कर लिया कोई वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 क्या होगी, ठीक है, ये निकालना है, बहुत ही आसान चीजें हैं। जैसे कि यहां पर एक इक्वेशन दिया है, तुमको पहला सबसे आसान बता रहे हैं, x + 3 इक्वल्स टू 4 दिया है, सबसे पहले चेक करना है क्या भाई ये इक्वेशन है, तो यस ये इक्वेशन है, तो कैसे जानिए सर जी, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, अगर कोई ऐसा एक्सप्रेशन ऐसी बातचीत जिसमें लास्ट में = दिख गया तो कह देना कि हाँ यू आर इक्वेशन, नहीं दिखा तो यू आर नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। तो x + 3 = 4, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि अगर उस इक्वेशन में कोई वेरिएबल दिया गया है तो उसकी वैल्यू, सॉल्विंग एन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना, वेरिएबल की वैल्यू निकालना, इस सबको याद रखना भाई साहब, नहीं तो शाम तुमसे पूछें इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है तो तुम आवाज ही ना निकालो, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल जो भी उस इक्वेशन में दिया है, चाहो तो लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो x + 3 = 4 इस तरीके से दिया है, तो इसमें हमें काम क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल एक साइड रखो, बाकी सभी जो नंबर्स वगैरह हैं उनको ट्रांसपोज कर दो 1 by 1, ध्यान रखना एक साथ ट्रांसपोज नहीं कर देंगे। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारे जिधर वेरिएबल है एक ही नंबर है तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जितने नंबर्स होंगे उतने फिर स्टेप्स लगेंगे,
ठीक है, अभी बड़े बड़े इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इधर 4 के पास भेज देंगे। अब देखो 4 के पास जब ये आएगा, ये 4 के पास जब आएगा तो देखो इसके रिश्ते बदल जाते हैं। यहां पर ये 3 जो है इस वेरिएबल के साथ, बहुत ध्यान सुनो क्या बोलना है, यहां पर ये 3 इस वेरिएबल के साथ एडिशन के रिश्ते से जुड़ा है। किस रिश्ते से जुड़ा है? एडिशन के रिश्ते से जुड़ा है। तो जब इक्वल टू के इधर आएगा, बॉर्डर डार्क करके इधर आएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, प्लस चेंज हो जाएगा किसमें? माइनस में। ध्यान रखो क्या बोले कि जो रिलेशन इधर रहेगा वेरिएबल के साथ इस कांस्टेंट टर्म का, बॉर्डर डाकने का मतलब है इस इक्वल टू की जो साइन है इसको पार करके जब इधर आएगा तो रिश्ते बदल जाएंगे, उधर प्लस का रिश्ता था इधर माइनस का रिश्ता हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर दिया हमने इक्वेशन, x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, y माइनस 3 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से दिया है y माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, मतलब y की वैल्यू निकालने के लिए बात कर रहा है। तो y इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। अब माइनस 3, ये 3 जो है इस y के साथ माइनस के रिश्ते से जुड़ा है। किस रिश्ते से? माइनस के रिश्ते से जुड़ा है, मल्टीप्लाई के रिश्ते से जुड़ा नहीं है, माइनस के रिश्ते से जुड़ा है। तो इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक चीजें थी। और देख लेते हैं 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 कह रहा है भाई साहब इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है x की वैल्यू निकालो। तो x इक्वल्स टू 0, ये माइनस 4 है, ये माइनस के रिलेशन से जुड़ा हुआ है x के साथ, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, सॉल्व। अब यहां पर हमें सॉल्व करना है एग्जाम्पल 5, सॉल्यूशन ए। इसके बाद सीधे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे कि क्या दिया गया? 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25। 3n प्लस 7 इक्वल्स टू 25। एक मिनट जरा रुको भाई साहब। थ्री एन प्लस 7 इक्वल्स टू 25। अब देखो एक साथ ही ट्रांसपोज नहीं करना है, ट्रांसपोज करने का मतलब होता है बॉर्डर डकाना, इक्वल टू के उधर भेजना, एक साथ नहीं करना। यहां पर तुम्हें 2 नंबर्स दिख रहे हैं, इसके मतलब 2 बार में तुम्हें भेजना पड़ेगा। सबसे पहले इस वाले को भेजेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इस 7 वाले को भेजेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला 3 वाला कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ लग रहा है, तो ये जाने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा बहाना करे कि मुझे नहीं जाना भाई साहब, लेकिन भेजेंगे भाई साहब क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3n इक्वल्स टू लिखेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे, इस 7 को इधर भेजेंगे, सबसे पहले 25 लिख दिया। अब ये 7 हम इधर देखेंगे किस रिलेशन से जुड़ा है, रिलेशन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि बॉर्डर पार करते हुए रिलेशन बदल जाएंगे। यहां पर क्या है? +7 है, इधर आएगा -7, तो 3n की वैल्यू कितनी आ गई? 3n की वैल्यू आ गई 18। क्या इक्वेशन सॉल्व हो गया? अभी नहीं हुआ क्योंकि हमको n की वैल्यू निकालनी है, 3n की वैल्यू नहीं निकालनी है। अब भाई साहब हमको n की वैल्यू निकालनी है 18, n की वैल्यू 18 नहीं है। अब 3 को इधर ट्रांसपोज करना है, 3 को इधर भेजना है, 3 को इधर भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि हमको n की वैल्यू चाहिए। तो हम पता करेंगे कि n और 3 के बीच में रिलेशन क्या था, क्या रिश्ता था। तो यहां पर कहोगे सर जी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, झापड़ पड़ेगा भाई साहब। 3 और n के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। ध्यान रखना,
अगर इस तरीके से दिया है 3n 4p 6a 2c, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन, मल्टीप्लाई का रिलेशन। तो मल्टीप्लाई इधर रिलेशन है, इधर आएगा तो डिवाइड का रिलेशन हो जाएगा। तो 18 डिवाइडेड बाई 3, तो n की वैल्यू 6। काम खत्म। देख रहे हो भाई साहब, मजेदार है ना। ये वाला पोर्शन हमको सबसे अच्छा लगता है जिसमें इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही आसान। 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 23। 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 23। अब मजा आने वाला लगा होगा। 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 23 एक साथ हमको ट्रांसपोज नहीं करना है, धीरे धीरे करके करना है। सबसे पहले हम -1 को ट्रांसपोज कराएंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब होता है बॉर्डर पार कराना। 2p 23 -1 इधर आएगा, -1 को इधर भेज देंगे। ये -1 है ना, माइनस रिलेशन रखा है तो +1 हो जाएगा। तो 2p इक्वल्स टू 24 हो जाएगा। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को इधर भेजना पड़ेगा। इस 2, ये 2 का रिलेशन p के साथ कैसा है भाई साहब, तो मल्टीप्लाई का है। इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। तो p इक्वल्स टू 12। कहानी खत्म। समझ में आ रहा नहीं भाई साहब, कि हमें समझ में आ रहा, तुमको नहीं आ रहा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। यदि इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू निकालना। इस वाले में n की वैल्यू निकालना है, इस वाले में p की वैल्यू निकालना है। तो हमें कोशिश करनी है कि जितने नंबर है सबको बॉर्डर इस पार कर दें, ट्रांसपोज करा दें। तो ट्रांसपोज कराएंगे एक एक करके। अगर एक ही नंबर रहेगा तो एक ही स्टेप में हो जाएगा, 2 नंबर होंगे तो 2 स्टेप लगेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले जो सिर्फ और सिर्फ नंबर अकेला दिख रहा था उसको हमने ट्रांसपोज कराया, रिलेशन चेंज कर दिया। बच्चे क्या करते हैं, रिलेशन चेंज नहीं कराते हैं। इधर -1 है तो इधर भी -1 ला करके छोड़ देते हैं, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। रिलेशन चेंज होता है। माइनस जो होता है वो बॉर्डर के इस पार जाता है तो प्लस हो जाता है। प्लस बॉर्डर के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको याद रखना, ठीक है। चल भाई आगे। अब सीधे इक्वेशन अपना एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन हैं। चारों के एक एक पार्ट बता करके तुमको भाई अब विदा देंगे कि भाई साहब अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सोल्यूशन ए, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस पहले पता कर ले करना क्या है। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करना है, सिंपल सी बात। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब, बार बार बोलो, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल दिया गया है उसकी वैल्यू फाइंड कर देना, उसको कुछ नंबर दे देना। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्या करो, जितने भी नंबर हैं उसको ट्रांसपोज कर दो दूसरे साइड। वेरिएबल को एक साइड रखो, कांस्टेंट को दूसरे साइड रखो। तो x इक्वल्स टू 0, ये -1 को इधर ट्रांसपोज करा दो, -1 को इधर ट्रांसपोज करा दो, +1 हो जाएगा। x इक्वल्स टू 1 निकल आ गया। अब इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन लिखना, हमने भी क्वेश्चन नहीं लिखा, पहले क्वेश्चन लिखना भाई साहब। एक x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख दिए, फिर सोल्यूशन लिखना, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 प्लस 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1। इस तरीके से कहानी हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी कहानी वही, ठीक है। 3l इक्वल्स टू 42, हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू बतानी है। वेरिएबल इसमें क्या दिया गया है, l। वेरिएबल क्या दिया है, l, ठीक है। 3 के l लगे हैं यहाँ पे भाई साहब, ठीक है, बेचारा 3। हमें l की वैल्यू निकालनी है। तो l की वैल्यू निकालनी है, तो इसके पास जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हमें भेज देना है दूसरी तरफ, बॉर्डर डका देना है। l 42, यहां पर 3 है, -3 कर देंगे, नहीं करेंगे। तुम कहोगे 3 के साथ प्लस साइन है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। तुमको देखना है रिलेशन क्या है, उस कांस्टेंट टर्म के, उस वेरिएबल के साथ 3 का रिलेशन क्या है, तो पाओगे मल्टीप्लाई का साइन है। ये गलती करोगे तुम, इस बात को हम जान रहे हैं
तो कहोगे सर जी यहाँ देखो प्लस का साइन था ना, ये 3 प्लस में है ना, पॉजिटिव में है ना, तो इधर ले आके माइनस में कर दिए। ऐसा नहीं करना है, तुमको यहाँ रिश्ता ढूंढना है कि 3 और L के बीच में क्या रिलेशन है। आगे का मत रिलेशन देखो, 3 और L के बीच में क्या रिलेशन है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो L की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक भाई, रिलेशन पहचानना सीखो भाई। थर्ड पे आते हैं, थर्ड का ए 3n-2 = 46। इसमें भी तुम्हें वही करना है कि स्टेप्स सारे लिखने हैं। देखो ये सब जो गिव द स्टेप्स है ना, इसका मतलब होता है सारे स्टेप्स लिखो, ये नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में n की वैल्यू ला करके यहाँ लिख दो, सब रब में करके ले आओ और उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे कुछ लिख दो। ऐसा नहीं करना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं। यही इसलिए यहाँ लिखा है गिव द स्टेप्स यू विल यूज सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिंक में क्वेश्चन ही एक बार छाप देते हैं हम लोग। 3n-2 = 42 नहीं भाई साहब 46 लिखना होता है, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। ठीक है 42 लिख रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे हो कि सर जी 42 आपने लिख दिया। अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3n-2 = 46। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि यहाँ पर तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड n के पास जो है दो कांस्टेंट देखने को मिल गए। इसका मतलब 2 बार हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा, 2 बार बॉर्डर को डकाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस 2 को हम इधर भेजेंगे। इस 2 को जब हम इधर भेजेंगे तो पता करेंगे 2 जो है वो किस रिलेशन के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ था, तो माइनस के रिलेशन के साथ जुड़ा था। माइनस के रिलेशन के साथ तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। रिलेशन चेंज कर देना है भाई साहब। तो 3n की वैल्यू कितनी आ गई, 48 आ गई। हमको निकालनी है n की वैल्यू, तो देयरफॉर n इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए। देयरफॉर n इक्वल्स टू, लास्ट में देयरफॉर, जब तुम n की वैल्यू निकालो तो देयरफॉर का साइन लगा देना। देयरफॉर n इक्वल्स टू 48। यहाँ पर पता करेंगे 3 और n के बीच में कैसा रिलेशन, जो 3 है वो n के साथ किस रिलेशन से चिपका हुआ है, तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ, तो 48 डिवाइडेड बाई 3 n इक्वल्स टू 16। काम तमाम खत्म, समझ रहे हो ना। लास्ट फोर्थ का ए 10p = 100। 10p = 100। यहाँ पर p के साथ एक ही कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, मतलब एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन ही छाप देते हैं। 10p = 100। हमें p की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब कि हमें क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। शाम को तुमसे पूछेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब, तो अगर नहीं बता पाए भाई साहब तो तुम्हारी एक तो पुरानी सिटअप लोडिंग है, उसको तुम किए नहीं हो। आज तुमको डबल ट्रिपल सिटअप्स देंगे तब दिमाग तुम्हारा कुछ क्लियर होएगा। ठीक है, तुम पनिशमेंट को भूल जाते हो भाई साहब। 10p = 100 दिया है, p की वैल्यू कह रहा है निकाल लो, p की वैल्यू निकालो। तो हम ये करना है, इधर ध्यान रखो, सिटअप्स भी ध्यान मत जाओ, इधर ध्यान देखो। अभी अगर क्वेश्चन सारे सही रहेंगे सिटअप्स हमारी माफ हो जाएगी, लेकिन गलत किए तो भाई साहब देखो। ठीक है, नहीं आएगा तो बताएंगे फिर से, चिंता ना करो भाई साहब, रिकॉर्ड हो रहा है, ऐसे नहीं बोल सकते हम। 10p = 100, p की वैल्यू हमें निकालनी है। तो p की वैल्यू निकालनी है तो p के साथ कौन सा कांस्टेंट है, 10, तो 10 को हम इधर भेज देंगे। 100 p 10 के साथ जुड़ा हुआ है, किस रिलेशन से, मल्टीप्लाई के रिलेशन से, तो यहां पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10, p = 10, कहानी खत्म। देख रहे हो कितना आसान तरीके से हो रहा है। ऐसे भाई साहब सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कंसंट्रेशन रखोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, तो भाई साहब तुम्हारे काम क्या रहेंगे, जो भी चीजें हमने लिखी हुई हैं, सॉल्व कराई हैं, वो तो अपनी कॉपी में तुम करोगे ही करोगे, और उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी अपनी कॉपी में बहुत ही प्यारे ढंग से लिख लोगे। ध्यान रखना, प्यारे ढंग से लिख लेना और उसके बाद हमें भेज देना, तो सारी चीजें चेक हो जाएंगी, क्या तुम्हें आई क्या तुम्हें नहीं आई। ठीक है, तो आई होप सो कि सब कुछ क्लियर होगा। कहीं कोई दिक्कत रहे तो शाम की क्लास में जरूर पूछ लो। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो अगर देखे होगे तो सब कुछ क्लियर ही रहेगा। अब अच्छे से अपना होमवर्क कर डालो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।